चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 में ही पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है, इसको सरलीकृत करके हमको बताना है, ठीक है? देखिएगा, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखिएगा 0.5 गुणे, ठीक है? 0.5 गुणे 0.125 है और इसको भाग दिया गया है भैया कितना से? तो 8 का पावर -2 से भाग दिया गया है। क्या भैया? 8 की पावर -2 से यहाँ पे क्या किया गया भैया? भाग दिया गया, ठीक है? अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है भैया, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर ब्रैकेट दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो हम बी ओ यानी ऑफ दिया गया है तो करेंगे, अगर ऑफ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? बी ओ डी यानी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला किसके किसके बीच है? तो इसके इसके बीच है। अगर गुणा है तो हम यहाँ पे सभी के बीच लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिएगा 0 दशमलव, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे 0.5 है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम, चलिए अभी मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 और यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, ठीक है? बट्टे में ये भाग है तो ये यहाँ पे आएगा तो 8 के पावर माइनस में 2 आ जाएगा, सभी का भाग दे दिए। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है भैया? पावर में पावर जो है ना ये माइनस में है। अगर इसको प्लस में करना होगा तो ये इस पूरे को हमें ऊपर लेकर जाना होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको हम क्या करते हैं भैया? ऊपर लेकर चले जाते हैं, ठीक है? इसको हम ऊपर लेकर चले जाते हैं। ऊपर लेकर जाएँगे तो 8 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है? अब ये पावर हट गया है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम इससे डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि अगर यहाँ पे भाग है और यहाँ पे अगर माइनस है, पावर अगर माइनस है तो हम इसमें डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। ये आप कांसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव हटाएँगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? दशमलव के बाद 1 अंक था तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, भाग देंगे तो, ठीक है? अब देखिए फिर से, यहाँ पे भैया दशमलव के बाद 3 अंक है, 1, 2, 3 अंक है तो हम 1000 से यहाँ पे क्या करेंगे भैया? गुणा कर देंगे। 1000 से, सॉरी, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से दशमलव हट गया, अब इसको हम काटते हैं भैया, काटेंगे तो ये भैया इसको कितनी बार में काटेगा? तो ये देखिएगा, ये 5 जो है ना इसको कितनी बार में काटेगा? तो इसको भैया 2 बार में काटेगा, ठीक है? अब देखिए 125 जो है ना इसको कितनी बार में काटेगा? तो 125 अट्ठे कितना होता है भैया? 1000 होता है तो 8 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इसको हम 8 के पावर जो 2 दिया गया है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 8 के पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। अब हम इसको काटते हैं, देखिएगा ये जो 8 है ना इसको काट देगा और ये जो 2 है ना इस 8 को भैया कितनी बार में काटेगा? इसको भैया ये 4 बार में काटेगा। यानी पूरी हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया है? 4 आया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 4, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अगला हमारा प्रश्न है कि एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है? के पेड़ की क्या करनी है भैया? ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है? अब देखिएगा, पेड़ की हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारे पास ना हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल होते हैं वो हमेशा एक 90 डिग्री कोण वाले यानी कि समकोण त्रिभुज पे बनते हैं, ठीक है? और समकोण त्रिभुज में एक इनकी जो भुजाएं की रेशियो होती है ये फिक्स होती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया कि एक पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, इसके आधार से हम यहाँ पे 15 मीटर दूर जाएं, ठीक है? यहाँ से हम इसका 15 मीटर दूर चला जाए और यहाँ से इस दूर आने पे या इस बिंदु से अगर हम इसके शीर्ष से एक कोण बनाए तो ये जो कोण बन रहा है ना ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है? क्या बन रहा है भैया? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। 45 डिग्री का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। ये आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। जी बिल्कुल। अगर ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये पक्का 45 डिग्री का होगा। क्यों भैया? क्योंकि तीनों कोणों का योग एक कितना होता है भैया? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये दोनों मिलकर भैया 90 बनाएंगे, ठीक है? ये 90 90 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब देखिए, अब इनके बीच जो रेशियो होता है ना ये फिक्स होता है। अगर ये 45 का है ना, ये 45 का है ना, तो इसके सामने वाले 1 हो जाएगा और इसके सामने वाला 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की रेशियो यहाँ पे फिक्स होती है, ठीक है? अभी 90 डिग्री का सामने वाली भुजा की अनुपात जो होती है ये √2 होती है। तो कितना होती है भैया? 2 होती है। हमें यहाँ पे दिया गया भैया क्या से पेड़ के आधार से लेके 15 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दी गई है कितना भैया? 15 मीटर है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भैया ना, नहीं सॉरी,
यहाँ पे जो हमारा अनुपात है ना ये 1 मीटर है, यानी क्वेश्चन से जो दिया गया है ये इससे 15 गुना है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ से ये पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई 1 ना होकर इससे कितना गुना होगा, तो 15 गुना होगा, ठीक है। 15 कितना हो जाएगा, 15 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिएगा यहाँ पे दिया गया भैया कि वनराज ने, सॉरी सॉरी, यहाँ पे वर्तमान की बात की जा रही है। वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसकी पुत्र उसकी पुत्री जो है ना उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल अगर 73 वर्ष है तो वनराज की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वनराज के लिए हम बी लगा लेते हैं और यहाँ पे बेटा के लिए यश लगा लेते हैं, सन हो जाएगा, और पुत्री के लिए भी यहाँ पे डॉटर लगाते हैं, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बोला गया ना कि वनराज की जो आयु है ना उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं उसका पुत्र कितना हो जाएगा भैया, एक्स होता है। इसका 3 गुना है वनराज का आयु है, तो ये हो जाएगा भैया 3x हो जाएगा। और इसकी डॉटर यानी इसकी जो पुत्री है ना इसके बेटे के 3 वर्ष छोटी है, यानी अगर बेटा x वर्ष का है तो इससे 3 वर्ष छोटी यानी x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि यदि 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का फल कितना है, 73 वर्ष है। भैया इन तीनों वर्ष को अगर 3 वर्ष पूर्व की बात की जाए, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो इनका आयु का योगफल कितना है भैया, इनका आयु का योगफल कितना है, 73 वर्ष है, ठीक है। कितना वर्ष है, 73 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए अब 3 वर्ष बाद यानी कि ये 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद की बात की जाए यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है, ठीक है। यानी वर्तमान की बात की जाए, ठीक है, वर्तमान की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा भैया, वर्तमान की अगर बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिएगा समझिएगा मेरी बात, देखिएगा अगर हम यहाँ पे 3 वर्ष बात करेंगे तो क्या यहाँ पे केवल इसमें 3 जुड़ेगा, नहीं 3 नहीं जोड़ना होगा, हम कितना जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे। क्यों 9 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे भैया ऐसा थोड़ी है कि पिता का उम्र बढ़ेगा और बेटा का उम्र वहीं पे वहीं रुका रहेगा, नहीं, बेटा के भी उम्र बढ़ेगा और बेटा का भी बढ़ रहा है तो भैया पुत्री का भी उम्र बढ़ना चाहिए। यानी भैया यहाँ पे वनराज का आयु में 3 वर्ष वृद्धि कर देंगे, बेटा की उम्र में 3 वर्ष वृद्धि कर देंगे और उसके बाद पुत्री के आयु में 3 वर्ष वृद्धि कर देंगे। यानी टोटल 9 वर्ष की वृद्धि हुई है और ये कितने हो जाएगा, 73 में अगर 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भैया 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। यानी इन तीनों का वर्तमान में आयु कितना होगा भैया, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जोड़कर देखते हैं तो 3x यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x माइनस में 3 ये कितना हो जाएगा भैया, 82 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82 के बराबर। हमें यहाँ पे 5x निकालेंगे और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85, यानी -3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें किसका निकालना है, वनराज की आयु। वनराज कितना है भैया, 3x। यहाँ पे 3x का मान निकाल लेते हैं तो ये 17 गुणे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। यानी वनराज जो है ना उसका आयु कितना है, तो 51 वर्ष है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, नहीं, यहाँ पे किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 480 है। यदि क्रय मूल्य पर लाभ जो है ना 20% है तो वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया 20%, ये 20% क्या है भैया, लाभ है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में जब लिखेंगे यानी इसको जब हम भिन्न में लिखेंगे तो 1/5 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी इसका मतलब समझते हैं, जो हमारा ये लाभ वाला परसेंटेज होता है ना ये हमें फ्रैक्शन में देता है, लाभ बट्टे में यहाँ पे क्रय मूल्य का देता है, ठीक है। यानी अगर किसी वस्तु को हम यहाँ पे 5 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है, तो उस पर 1 का लाभ लेकर यहाँ पे उसके 6 रुपया में क्या किए हैं, सेल कर दिए, ठीक है, सेल कर दिए। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात हमको मिलने वाला है 5:6 मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का अंतर देखा जाए तो 5 और 6 का बीच का अंतर 1 है। यहाँ पे यानी क्रय मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया गया है 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भैया यहाँ पे 1 नहीं है बल्कि कितना है, 480 है। कितना
है 480 है, यानी इससे कितना गुना है, तो इससे 480 गुना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 480 गुना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 6 ना होकर इससे 480 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 480 गुना हो जाएगा। हम यहाँ पे 0 लगा देंगे पहले, और 8 छके 48 का 8 लिखेंगे, यानी कि 80 लास्ट में आने वाला होगा। 80 यहाँ पे नहीं है, 80 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप मात्र सेकंड में बना सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल 3 का मल्टीप्लाई देखना था। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई देखकर आप आसानी से बता सकते थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तो ये कट भी जाएगा, लेकिन आपको चेक करना भी पड़ सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति से। ठीक है, यदि x बटा y जो है ना cot थीटा है, तो यहाँ जहाँ जो थीटा है ना ये न्यून कोण है, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि cot थीटा होता कितना है। तो cot थीटा हमारे पास से देखिएगा, अगर आपको नहीं निकालने का आता है तो मैं आपको बताता हूँ, लाल बट्टा काका। ये लाल बट्टा काका आप याद रखिएगा, यहाँ पे लाल बट्टा कक्का को याद रखिएगा। लाल बट्टा कक्का क्या होता है भैया, आप नहीं समझते हैं लाल बट्टा कक्का? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लाल बटा काका, ये साइन होता है। ठीक है, ये साइन होता है। ठीक है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये टैन होता है। क्या होता है भैया, ये टैन होता है। साइन का उल्टा कितना होता है भैया, कॉसेक होता है। ठीक है, कॉसेक होता है, और यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और यहाँ पे टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझिएगा, साइन का उल्टा यानी साइन जो है ना लाल बट्टा कक्का, यानी एल बट्टा कौन होता है, यानी लंब बट्टा बट्टा कौन होता है। कॉस जो होता है ना आधार बटा कौन होता है। ठीक है, आधार बटा क्या होता है, कौन होता है। टेन जो होता है ना भैया, टेन लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इसी प्रकार से कौशिक जो होता है ना कर्ण बट्टे में, इधर से चला जाएगा, इधर से हम चलेंगे। ठीक है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी प्रकार से शेख जो होता है ना कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट जो होगा ना आधार बटा लंब हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है भैया, कॉट दिया गया है, यानी कॉट जो होता है, यहाँ पे देखिएगा कॉट जो होता है वो कितना होता है, कॉट जो थीटा होता है वो कितना होता है भैया, कॉट थीटा हमारे पास यहाँ पे आधार बटा लंब होता है, यानी आधार बटा लंब होता है। ये दिया गया कितना है, कितना भैया, एक्स बटा में वाई दिया गया। ठीक है, एक्स बटा में वाई हमें निकालना है, कितना है भैया, कौशिक निकालना है। क्या निकालना है, कौशिक थीटा निकालना है। कौशिक थीटा कितना होता है भैया, कौशिक थीटा ये कौन बटा लंब होता है, यानी कौन बटा में लंब देता है। हमारे पास लंब दिया गया, कितना दिया गया, वाई दिया गया, तो हम नीचे वाई लिखेंगे, यानी नीचे हमारे पास वाई वाला आना चाहिए। यहाँ पे वाई नहीं है तो ये नीचे वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे वाई नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है वाई वाला नीचे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्ण कैसे निकालते हैं भैया, कर्ण कैसे निकाला जाता है, देखिएगा कर्ण कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण जो निकाला जाता है ना, आधार और लंब को जोड़कर, आधार और लंब को यानी एक्स और वाई को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के पहले यहाँ पे इनको वर्क करना होता है, यानी और इसके अंदर रूट में लगाना होता है। तो ये हो जाएगा भैया कितना, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ पे ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में है, तो ये तो माइनस वाला है, तो ये हो नहीं सकता, ये प्लस में है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है आपको यहाँ पे इनका अनुपात निकालने वाला, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जब भी भूलिएगा तो आप याद रखिएगा लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 19/6/2026 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सॉरी 19/1/2026 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे x दिया गया है, x का ये है, और y दिया गया है x इक्वल टू ए है। हमें x और y के गुणनफल को 7 से भाग देने के बाद यहाँ पे शेषफल बताना है कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है, देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। देखिएगा x का मान जो दिया गया ना, वह दिया गया है अंडर रूट में 30 और प्लस में फिर से अंडर रूट दिया गया है, ये 30 दिया गया है, फिर प्लस में अंडर रूट दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से यह अब अनंत तक चल रहा है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के हमारे सवाल आ जाते हैं, तो यहाँ पे x का जो मान होता है ना, हम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो दी गई ये रूट के अंदर संख्या है ना, हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। लेकिन गुणनखंड तो हम इसको 10 गुणे 3 भी कर सकते हैं। इसको हम भैया यहाँ पे
15 गुणे 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से गुणनखंड नहीं करना है। हमें ऐसी 2 संख्या लेना होगा ना कि जो लगातार हो, यानी जिनके बीच का अंतर कितना हो या 1 हो। तो हम यहाँ पे 5 और गुणे में 6 ले सकते हैं, क्योंकि इन ये जो संख्याएँ है लगातार है, यानी 5 और 6 है लगातार है, और इनके बीच का अंतर कितना भैया 1 है, ठीक है? तो हम ऐसी संख्या लेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कौन-सा सीरीज़ चल रहा है भैया? प्लस वाला। ये कौन-सा सीरीज़ चल रहा है? प्लस वाला। यानी अगर ये प्लस वाला सीरीज़ चल रहा है, तो x का जो मान होगा ना, इनमें से इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ा होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का नहीं भैया, यानी x का आंसर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे क्या है भैया? बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे x का मान आ जाएगा भैया, यहाँ पे x इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है? और ठीक इसी प्रकार से अगर हमें y का मान निकालना है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेज नहीं हुआ है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है। अगर इसी प्रकार के आपको इक्वेशन मिल जाए और इसमें जो भी चर है उसका मान निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं भैया, हम यहाँ पे दी गई संख्या का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे, लगातार संख्याएँ होनी चाहिए, यानी 5 गुणे 6 लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कौन-सा सीरीज़ चल रहा है? माइनस वाला सीरीज़ चल रहा है ना? अगर माइनस वाला सीरीज़ चल रहा है, तो हम क्या करते हैं भैया, इन दोनों में जो छोटा होगा वही इसका, यानी y का मान हो जाएगा। इन दोनों में छोटा हमारा 5 है, तो y का मान हमारे पास 5 आ गया, ठीक है? y का मान क्या हो गया? 5 हो गया। अब हम x और y का गुणा करके, x और y का गुणा करके हमें 7 से भाग देना होगा। 5 गुणे में यहाँ पे 6 करेंगे और बट्टे में 7 करेंगे। ये हो जाएगा 6 पचे 30 और बट्टे में यहाँ पे 7, यहाँ पे 28, 7 चौक 28, यानी कि 2 हमारे पास शेष बचेगा, ठीक, क्या बचेगा भैया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4, ये हमारे पास जो आता है इसको शेषफल कहते हैं, और ये गुणा क्या होता है भैया? गुणन होता है, ठीक है? गुणज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे शेषफल कितना आया भैया? शेषफल हमारे पास 2 आया है, ठीक है? कितना आया है? शेषफल हमारे पास कितना आया भैया? 2 आया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इस प्रकार के इक्वेशन आ जाए तो आप आसानी से इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ पे मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, ठीक है? क्या करना है भैया? मध्य अनुपातिक ज्ञात करना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स का नहीं, सॉरी, हम मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, जो कि एक्स है, तो एक्स का मान ही ज्ञात करना है, तो यही मतलब हुआ ना, ठीक है? कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे जब भी 2 संख्याएँ दे दी जाती है, जब भी 2 संख्याएँ दे दी जाती है और हमसे मध्य अनुपाती पूछी जाता है, या तो हमें तृतीय अनुपात पूछा जाता है, ठीक है? तृतीय अनुपात पूछा जाता है, ठीक है? तृतीय अनुपात पूछा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिएगा, यहाँ पे पहली संख्या a प्लस बी है, ठीक है? a प्लस बी है, और दूसरी है a माइनस में b है, ठीक है? और यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। देखिएगा, जब भी आपको ठीक है? जब भी आपको मेरे दोस्त 2 संख्याएँ दी जाती है, ठीक है? जब भी आपको 2 संख्याएँ दी जाती है और आपको मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती पूछा जाता है, तो आप इस फॉर्म में सबसे पहले लिख लीजिए a अनुपात, ठीक है? b अनुपात, ठीक है? b, अगर 2 b मतलब 2 बार दिया गया है, तो b को 2 बार लिखिएगा और उसके बाद c लिख लीजिएगा, d इसमें नहीं आएगा। यानी c का जगह पे यहाँ पे b आ जाता है, और d के जगह पे यहाँ पे c आ जाता है, ठीक है? अब देखिए, a यहाँ पे क्या आ गया? देखिए भैया, अगर यहाँ पे मध्य अनुपाती पूछा गया ना, मध्य अनुपाती पूछा गया है, तो यहाँ पे a यह हो जाएगा और यहाँ पे ये c हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हमसे तृतीय अनुपाती पूछा जाता, तो ये हमेशा ए रहता है, और ये क्या हो जाता है भैया? ये हमसे बी हो जाता है, ठीक है? ये क्या हो जाता है? बी हो जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पे मध्य अनुपाती पूछा गया है, तो ये सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, तो ए प्लस बी, और यहाँ पे कितना है? बी का मान कितना है? नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एक्स ले बी के जगह पे हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, यानी कि और फिर सी की जगह पे a माइनस में b हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया? जो पास-पास है उनको आपस में गुणा करेंगे, जो दूर-दूर है उसको आपस में गुणा करेंगे, ठीक है? जो दूर-दूर है उसको आपस में गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भैया? अगर हम यहाँ पे पास-पास वाली संख्या को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पास-पास वाली संख्या को गुणा करेंगे यानी a प्लस में b और a माइनस में b, ये कितना होता है भैया? तो ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास इतना है। एक्स स्क्वायर का मान इतना है, एक्स का मान कितना हो जाएगा भैया? अंडर रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप इसे आसानी से भी बना सकते हैं। जब भी आपको दो संख्याएं दी गई है, ठीक है, और आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए ना, डायरेक्ट क्या कीजिए, आपको ना अंडर रूट में, ठीक है, आपको अंडर रूट, अगर आपको बी निकालना है तो आप अंडर रूट में डायरेक्ट ए और सी कर सकते हैं, अंडर रूट में ए और सी कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए का मान यहाँ पे दिया गया ए प्लस में बी, और यहाँ पे सी का मान दिया गया, यहाँ पे सी का मान यानी कि ए माइनस बी दिया गया। क्या दिया गया, ए माइनस बी दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये हमारे बताए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।